हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अंजना कुमारी हिंदी क्लासेज में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किस किस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, लेकिन जिनके जो सीईटी के कुछ एग्जाम हैं, जैसे सीईटी में भी 10 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, या फिर बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी 10 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। कहने का अभिप्राय यही है कि ये हिंदी जो सब्जेक्ट हैं हिंदी वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, अगर ये वीडियो उन्होंने अंत तक देख ली और इन टॉपिकों पर उन्होंने जोर दिया तो आपको हिंदी टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो एचटेट हो, चाहे हरियाणा स्क्रीनिंग हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, DEET+B हो, KVS हो। देखिए, अब एचटेट और एचटेट के बाद फिर हरियाणा स्क्रीनिंग आएगा, तो ये वीडियो आपको एचटेट, TGT, PGT में तो काम आएगी। आगे आप हरियाणा स्क्रीनिंग दोगे तो उसमें भी ये बहुत ही, मेरा कहने का प्रक्रिया आपको रामबाण साबित होने वाली है। एक तरह से इस वीडियो को आप अंत तक देखने के बाद, जो जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी और उसमें कामयाब हो गया, तो इसी प्रकार अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी और आपने इन पर अमल किया और ये टॉपिक सिलेक्टेड कर लिए, तो आपको टेस्ट पास करने से, मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कह रही कि यही हमारा सिलेबस है पूरी तरह, क्योंकि हिंदी तो बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ा विस्तार है, हिंदी का कोई अंत नहीं है। लेकिन मैंने ये वीडियो किस प्रकार से बनाया, जितने भी अब गत वर्षों में अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में बार बार कौन से पर्सन रिपीट हो रहे हैं, बहुत बड़ी मेहनत लगी है मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट करने में। क्योंकि मैंने जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं, पिछले जो वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एचटेट हो, चाहे हरियाणा स्क्रीनिंग हो, DEET+B हो या KVS हो, NVS, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे इन टॉपिकों से बार प्रश्न आ रही है, मैंने देखा है। तो अब चलें शुरुआत करें। आदिकाल का नामकरण ऊपर आपने देख लिया होगा, ऑल टेट एग्जाम हिंदी अध्यापकों के लिए रामबाण। और ये नहीं, सीटी के जो है, जो भी बाकी जो दे रहे हैं उनके लिए ये, बाकी ये भी मैंने व्याकरण के कुछ टॉपिक लिए हैं। यहाँ देखियो, आदिकाल का आपने देखा भी होगा, कुछ तो क्वालिफाई कर चुके हैं, होगा और क्योंकि आपने कुछ ने तो दे भी रखे हों, बार पेपर दे भी रहे होंगे, कुछ नए हैं, सभी इसको अच्छी प्रकार से देखें। आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने दिया? जैसे रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद ने द्विवेदी। संधिकाल किसने दिया? रामकुमार वर्मा। मैं साथ साथ आपको खोलकर समझाते जाऊंगी, कहीं आप कंफ्यूज, अगर किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना। आदिकाल का नामकरण है और कवि, यानी आदिकाल के कौन कौन से कवि थे? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई जो लिखी थी इस तरह। फिर है भक्तिकाल के जितने भक्तिकाल, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इस साहित्य का टॉपिक, इसमें हम मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। उसकी प्रसिद्ध पंक्तियां पूछी जाती हैं। इसमें जो भक्तिकाल में प्रसिद्ध कवि रहने वाले हैं, सूर है, तुलसी है, जायसी है, मीरा है, ये है। तो यहाँ पर मैंने एक छूट गया, कबीर और लिख लेना यहाँ पर। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, ये बहुत सारे, वैसे एक रसखान भी है। आदिकाल है, फिर आदिकाल के बिहारी भूषण महत्वपूर्ण है। और रीतिकाल भी पूरा करना। आदिकाल को 3 भागों में बांटा गया, आप सभी जानते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त में आएंगे घनानंद, आलम, बोधा, और रीति सिद्ध में आएंगे बिहारी। पूछ लिया जाता है ये आगे, बिहारी का बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिहारी कौन से काल के कवि थे? रीतिकाल, और रीतिकाल को भी 3 धाराओं में बांटा गया था, ये रीति सिद्ध धारा के कवि थे। फिर आधुनिक काल को कैसे, कितने भागों में बांटते हैं? द्विवेदी, छायावादी, प्रकृतिवादी और ये प्रयोगवादी। तो ये ऐसे टोटल कितने हो गए? ये ऐसे हो गए, देखो 1 2 3
4 और 5 यानी आदिकाल को आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया था। भारतेंदु युग, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र इतना प्रसिद्ध हुए हैं कि मात्र 35 साल की उम्र में पूरे युग का नाम है उनके नाम पड़ गया भारतेंदु युग। तो भारतेंदु को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको पक्का कर लेना। एक क्वेश्चन 12 एक या 3-4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखिए द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में वैसे बहुत सारे कवि रहे हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। फिर इन्हीं के छोटे भाई थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन पर बार बार प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त ऐसे रहे हैं। फिर छायावादी, छायावादी में 4 महत्वपूर्ण, और तो बहुत सारे हैं लेकिन 4 महत्वपूर्ण उनको तो छोड़ना ही नहीं है। जैसे छायावाद के प्रवर्तक कौन थे, सबने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग को माना है, लेकिन जो वास्तविक प्रवर्तक माना गया है वो जयशंकर प्रसाद को माना गया है। नंदुलाल वाजपेयी ने किसने माना था, सुमित्रानंदन पंत को माना था। फिर मुकुटधर पांडे को किसने माना था, रामचंद्र शुक्ल ने माना था। फिर निराला को महादेवी, ये 4 हैं जो छायावाद के आधार स्तंभ माने गए, जिसमें से जो लेखिका प्रसिद्ध है वो महादेवी वर्मा है। फिर है प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी में कौन प्रवर्तक है, तो सुमित्रानंदन पथ। प्रयोगवाद के कौन है, अज्ञे। प्रयोगवाद शब्द किसने नाम दिया, तो इसका आएगा प्रयोगवाद दिया था नंदुलाल वाजपेयी ने। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो अज्ञे थे। लेकिन ये भी प्रश्न बनता है प्रयोगवाद के विरोधी कौन थे, तो ये अज्ञे को आएगा। लेखकों, देखिए फिर अब मैंने टॉपिक अलग अलग से दिए, मैं थोड़ी सी आपको हिंट देते हुए चल रही हूँ। बाकी विस्तार से अगर आपको लग रहा है कि आपको वीडियो समझ में आ रही, तो विस्तार से करवाना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लेखकों के उपनाम, अब देखिए इनका निराला नाम के वैसे तो इसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, फिर है सुमित्रानंद पंत। तो इनके उपनाम पूछे गए हैं बार बार। तुलसी का कितने नाम थे, कबीर के कितने नाम थे, इनके उपनाम। जैसे प्रेमचंद के उपनाम थे अमृत राय, नवाब राय, उर्दू में वो नवाब राय नाम से लिखते थे, फिर हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते थे। इस प्रकार कवियों के उपनाम बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो जरूर बार बार में आता है। फिर इनकी आत्मकथा, इन्होंने अपनी आत्मकथा का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं कि खुद की कहानी लिखना, और जीवनी का मतलब कि उनके जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखे। ये आत्मकथा और जीवनी में इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, कई बार इनसे प्रश्न भी बनते हैं। फिर यहाँ देखिए पुरस्कार, जितने भी, एक बात मैं आपको यहाँ ही क्लियर कर देती हूँ कि जितने भी रचनाएं में पुरस्कार मिला है, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मात्र 4 रचनाओं में मिला है, और एक मात्र जो महिला लेखिका रही है महादेवी वर्मा, याम्मा के लिए मिला था उन्होंने 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, और कोई नहीं। बाद में ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था, लेकिन जो है 4 रचनाओं में मिला है। फिर व्यास सम्मान, व्यास देखिए वो बहुत सारी रचनाएं, इतनी रचनाएं हम नहीं रट सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये वीडियो पता है कैसी है, एक तरह से देखा जाए ना, दूध में से मैं आपके लिए मक्खन निकाल के लाऊं। ये वीडियो पूरी तरह से एक मक्खन है सिलेक्शन दिलवाने के लिए। अगर आपने ये मक्खन खा लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन होने से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गृहिणी हैं या ऐसे हैं जो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, माफ़ कीजिए वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या फिर हो सकता है भी कोई प्रमोशन के लिए भी क्लर्क वगैरह और किसी पोस्ट पे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनका टीचर बनने का सपना हो। तो अगर आपके पास कम टाइम है, अब ये लग रहा है नहीं अब तो कम कुछ अब नहीं हो सकता हमारा तो नहीं क्लियर हो, अब भी ये उन्हीं के लिए ये वीडियो कि जो जिनके पास टाइम कम है, या फिर ऐसा है जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया लेकिन पजल हो गए, भूल तो नहीं गए, तो ये लास्ट टाइम के लिए, अंतिम समय के लिए रामबाण ये टॉपिक है। वो जितना बोले इसको मैं दावे के साथ कहती हूँ कि वादा करती हूँ कि अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो आपके 60 में से 50+ % जरूर मिलेंगे आप। अब देखिए तार सप्तक कितने थे, कब आया, प्रथम तार सप्तक नहीं होता है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। प्रथम तार सप्तक नहीं होगा, इसमें सिर्फ आएगा तार सप्तक। इसमें 4 तार सप्तक थे, पहला तो लिखा ही नहीं जाएगा, सिर्फ तार सप्तक लिखा जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। फिर अष्टछाप के कवि, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, कौन कौन से कवि रहे हैं, ये याद करना। फिर हिंदी की प्रथम रचनाएं, कवि लेखक, देखिए ध्यान दीजिए, हिंदी की
प्रथम निबंध पूछ लिया जाता है कौन सा था, प्रथम उपन्यास कौन सा है, प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम कवि कौन है, प्रथम लेखक कौन है। यानी कोई भी अगर प्रश्न है प्रथम हो जाते हैं ना कोई भी चीज़, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्रथम को बिल्कुल ना छोड़ें। और फिर है रामचंद्र शुक्ल। बार बार परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल कथन से बार बार परीक्षा में प्रश्न 2-3 देखने को मिलते हैं। एक तो आपको मिलेगा, कई बार तो आपको 3-4 भी मिल जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के जितने कथन है बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बहुत कथन बोले हैं। फिर तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास की भाषा को ये तुलसीदास के बारे में कथन आते हैं, कबीर के बारे में आते हैं, सद्दुकड़ी किसने बोला, पंचमेल किसने बोला, ये उसके कबीर के बारे में। लेकिन तुलसीदास के बारे में बहुत सारे कथन बोले गए हैं, कबीर के बारे में बोले गए हैं, तो वो भी याद कर लें। पत्रिकाएं, ये पत्रिका किसने लिखी? साप्ताहिक है, यानी जैसे उदंत मार्तंड है जो पहला जो हिंदी का समाचार पत्र था, कहाँ से प्रकाशित हुआ, कौन से सन में आया, किसने इसको प्रकाशित करवाया, ये ऐसे आ जाते हैं। फिर पत्रिकाएं, फिर भाषा व बोलियाँ, बांगरू कहाँ से आई, खड़ी बोली कहाँ से आई, राजस्थानी, गुजराती, इस प्रकार से बोलियाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्र, फिर काव्य शास्त्र ऐसे क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं को ऐसे जो पेपर देने वाले हैं वो है ना इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन काव्य शास्त्र से भी कई बार 4-5 प्रश्न आ जाते हैं 60 में से। तो हमें तो एक नंबर बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि एक नंबर कितना है, तो उनसे पूछो जो 1 नंबर से सिलेक्शन ना होने की वजह से 6-7 साल दोबारा वेट करते हैं कि फिर वैकेंसी कब आएगी। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1 नंबर से रह गए थे, फिर वो अगले 5 साल का इंतजार करते हैं कि फिर भर्ती आएगी, फिर लड़ेंगे। तो एक गोला भरने में देखा जाए तो 1 मिनट भी नहीं लगती है, आधे मिनट का काम होता है। लेकिन उनकी जिंदगी वो कितने लाखों लोगों से पीछे रह जाते हैं। तो एक नंबर की आप अहमियत समझे कि तो काव्य शास्त्र के हैं जैसे वाद हैं, ये वाद किसने दिया, इसका प्रवर्तक कौन है, संप्रदाय है। काव्य शास्त्र में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं आपके लिए सिलेक्टेड ही बता रही हूँ। काव्य शास्त्र में ये 3 तो महत्वपूर्ण है, और कर सको तो कई बार कथन है काव्य जो इसमें काव्य शास्त्र में, वो भी आप कर ले। मम्मट, भरत मुनि, ऐसे भामह, आनंदवर्धन, ये ऐसे हैं। कभी मैं आपको थोड़ी हिंट देती जा रही हूँ। फिर है व्याकरण, हो सकता है कोई पहली बार तैयारी कर रहा हो, उसको ये लगे कि मैडम क्या बता रही है मैम, तो समझ में नहीं आ रहा। व्याकरण में वैसे बहुत सारी लंबी चौड़ी व्याकरण है, क्योंकि हम 0 से ले 100 तक चले तो अभी इतना टाइम नहीं है। जिसने पहले कर रखे वो तो कर सकता है, लेकिन जिसके पास बिल्कुल ही अभी लास्ट टाइम में जिसको पेपर निकालना है उनके लिए है। वैसे आप जितना सिलेबस, मैं तो ये कहती हूँ कि आपको पूरा कीजिए, कुछ मत छोड़िए, क्योंकि अभी स्क्रीनिंग भी आने वाला है, उस स्क्रीनिंग भी आपको पास करना है। लेकिन उनके लिए है जो अभी एचटेट पर जिनका फोकस है, एचटेट में निकालना है, और फिर उसके बाद देखेंगे, फिर रिवीजन कर लेंगे। तो उनके लिए भाषा से क्वेश्चन बनेगा, वर्णमाला से, जैसे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कौन सा सप्रस है, उच्चारण अवयव के स्थान पर कौन सा तालव्य है, कौन सा कंठ है, इस प्रकार से कौन सा घोष, घोष, जैसे घोष को घोष बोलते हैं, घोष कौन सा है, घोष कौन सा है, ये उच्छिप्त कौन सा है, इस प्रकार से। फिर रस, अलंकार, संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते। देखिए अगर संधि समास उपसर्ग पढ़ते वह तो सारे महत्वपूर्ण, लेकिन अगर ये 4 टॉपिक आपने अच्छी ध्यान से कर लिए, संधि समास उपसर्ग पढ़ते, तो आप शुद्ध तकरीबन 90% आप ठीक कर देंगे। संधि समास उपसर्ग पढ़ते 90% आप शुद्ध को ठीक करेंगे। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, शुद्ध, ये पर्यायवाची, वो विलोम, जैसे वह भी समान युग्म वाले, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बहुत सारे टॉपिक। आपको लग रहा होगा कि मैडम ने तो बहुत सारा लिख दिया, अरे अगर मैं पूरा उतारने लग जाऊँ ना तो इसको 1 घंटा तो ये पूरा टॉपिक उतारने में लग जाएगा। लेकिन मैंने सिलेक्टेड ही उठाया। आपको लग रहा होगा नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है ये तो। अगर देखा जाए तो हिंदी का ये तो 40% ही है, लेकिन ये गत वर्ष जितने अब तक जो प्रश्न
अब तक जो बार बार पूछे गए ना, उन सबको मैंने बार बार बहुत मेहनत की है मैंने ये वीडियो बनाने में कि बार बार किन किन टॉपिकों से प्रश्न उठ रहे हैं और इन्हीं को मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो मैंने जितने भी गत वर्षों में हुए हैं ना जो पेपर, सबको मैंने पूरा अध्ययन करके, हाँ भाई ये इस टॉपिक से बार बार प्रश्न बन रहे हैं और ये सिलेक्टेड टॉपिक करने से ही हमारा टेस्ट निकल सकता है। तो मैं आपके लिए मक्खन लेके आई हूँ, मक्खन का फायदा उठाइए। प्रसिद्ध कवि रचनाओं के सन जो देखिए बहुत सारे, जैसे नेट में आता है, सेवा सदन कब लिखी गई थी, प्रेमाश्रम कभी लिखी थी, प्रेमचंद, फिर पल्लव कौन सी, ये सारी इतनी रचनाओं के बताओ आप सन कितना रटोगे, नहीं रट सकते ना, कई बिल्कुल छोड़ दे। लेकिन मैं ये कहती हूँ पूरी रचनाओं को मत रटिए, कुछ ऐसी आप देखिए, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके सन बार बार पूछे गए हैं, तो सिलेक्टेड हैं जो परीक्षा में आते हैं, उन्हीं के सन याद करिए। कोई ऐसा नहीं है कि जितनी भी अब तक की सब रटो, आप उन्हीं को रटे। जैसे सुमित्रानंदन की है, निराला की है, महादेव वर्मा की है, प्रेमचंद की बहुत सारे सन बनते, तो प्रेमचंद को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे सेवा सदन की 1918 थी, प्रेमाश्रम की 1921 लिखा गया था। इस प्रकार मैं उदाहरण देकर आपको बता रही हूँ। फिर है एस्टेट के लिए खास तौर पे ये मैं आपको लिए बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है एस्टेट के लिए। एस्टेट के लिए आपको अब क्या करना है, जो बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो 9वीं से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें, एनसीईआरटी की 9वीं से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें, वैसे एस्टेट नेट लेवल का देने आने लगा कि अब तक जो एस्टेट आता है वो नेट के लेवल के प्रश्न उठते हैं। लेकिन ये क्या है कि कई बार 10-15 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो 9वीं से 12वीं तक की भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी 9वीं से 12वीं तक की आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी, वो आप पक्का करें। फिर है प्रसिद्ध लेखक, तो यही मैंने प्रेमचंद भारतेंदु ये विशेष करके लिखा है कि प्रेमचंद भारतेंदु को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप देखिए वीडियो में, अभी तक आपको नहीं जाना है, 2 मिनट के लिए रुकिए, कहीं आप वीडियो को बंद कर दें। जिन सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं आ रही है, अब एस्टेट करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। एस्टेट करने के बाद फिर आप फिर वैकेंसी का इंतजार करोगे। तो मेरा ये आपसे नर्म निवेदन है कि जितने भी जिनके सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं आई है वो कमेंट करें और हम सब मिलकर ये आवाज़ उठाएंगे कि इन सब्जेक्टों की वैकेंसी क्यों नहीं। खास तौर से जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके, देखिए जब नौकरी की तो सबको ज़रूरत है, सभी आवाज़ उठाए जिन जिन सब्जेक्ट की नहीं है, लेकिन उन्होंने तो मेन सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मेन सब्जेक्ट खत्म कर दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें किन किन सब्जेक्टों की वैकेंसी नहीं आई है। हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं और हम साथ मिलकर लड़ेंगे और वो कुछ अभियान ऐसा करेंगे जो ये मुख्यमंत्री साहब तक ये बातें जाएंगी और HPSC हमारे मुद्दे को भी उठाएगी और हमारे समस्या का समाधान होगा। तो आप सोइए मत, आप ही शिक्षा को जगाने वाले हैं। हर जो इस धरती पर ऐसा कोई पद नहीं है जो आप नहीं बनाते हो, क्योंकि आपसे हर पद गुजर कर बनता है। IAS भी आप ही बनाते हो। तो आप ही अगर शोषण सहते रहोगे तो अपने लिए लड़ेगा कौन? इसका विरोध करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें। तो अभी आपको इतने जाने की जल्दी नहीं है, जितना हो सके कमेंट करें किस किस की वैकेंसी नहीं आई है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। और खास तौर देखा जाए तो हिंदी वालों के साथ तो काफ़ी शोषण किया जा रहा है। एस्टेट के बाद फिर आपके लिए स्क्रीनिंग कहाँ से दोगे, वैकेंसी तो नहीं है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जितना हो सके हम पूरा जोर लगाएंगे और इस बात का विरोध करेंगे। हमारी वैकेंसी जरूर आएगी अगर हम चाहेंगे तो, और हमें ऐसे नहीं तो हमें कहीं तक हमें जाना पड़े हम उसका भरसक प्रयास करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।